नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में उभरा जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। इन दोनों राज्यों के बीच 9 नवंबर को यानी कि 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। भले ही वो एक ही महीने में इन तीनों राज्यों का जन्म हुआ, लेकिन प्रवृत्ति बेशक अलग रही। उत्तराखंड के निर्माण की आवाज़ें राज्य बनने के तकरीबन 5 दशक पहले इनकी 1952 से शुरू हुई थी, और राज्य का एक बहुत लंबा संघर्ष चला। पूरे 48 साल ये संघर्ष चला, और 90 के दशक में यानी कि 1994 के बाद इस राज्य के निर्माण को लेकर तेजी से विरोध की आवाज़ें उभरी, और ये सब कुछ हुआ आरक्षण को लेकर। आरक्षण, नौकरी और शिक्षा, यानी कि जो पहाड़ उत्तर प्रदेश का शुरू का जो क्षेत्र था, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, इन दो मंडलों के जो विकास की पिछड़ेपन की स्थिति थी, राजधानी से दूरी, विकास से दूरी, मुख्य धारा से दूरी, और ये आंदोलन तेजी से उभरते हुए इस मोड़ पर पहुंचा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अंततः इसको मानना पड़ा। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 को जो राज्य स्थापित हुआ उत्तराखंड के नाम से, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, वर्ष 2006 तक ये उत्तरांचल के नाम से रहा, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार, जो एनडी तिवारी की सरकार, पहली जो सरकार बनी, उसने वर्ष 2006 के आखिर में इस नाम को संशोधित करके उत्तराखंड बनाया। आरक्षण तब भी एक गंभीर मुद्दा था। आरक्षण से लेकर नौकरी, नौकरी से लेकर शिक्षा, यानी कि हर हाथ को काम, पहाड़ के पलायन, ये तमाम जो समस्याएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, वो समस्याएं आज भी तकरीबन 24 साल, अगले 2.5 महीने बाद इस राज्य को बने हुए 24 साल पूरे हो जाएंगे। इस बीच यानी कि जो अब 2024 का स्वतंत्रता दिवस रहा, राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता दिवस की एक सौगात मिली। तो राज्य आंदोलन की लड़ाई हो तो पूरे देश के लोगों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ी, लेकिन जो अग्रिम पंक्ति के लोग थे, पूरे प्रदेश में ये संख्या 11,000 से ज़्यादा थी। चंपावत में भी 212 आंदोलनकारी जिने। तो इस वक्त उत्तराखंड सरकार ने एक कानून पास किया है जो 36 आरक्षण को लेकर है। राज्य आंदोलनकारी और उनके जो आश्रित हैं, उनके बेटा बेटी या उनकी पत्नी, तो ये आरक्षण क्या है, इसके क्या लाभ होंगे, क्या इसकी ज़रूरत थी, जो आंदोलनकारियों के सपने थे उसमें आरक्षण की भूमिका कितनी है, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी हैं। राज्य आंदोलनकारी हरगोविंद बोरा जी हैं, बावत के पूर्व प्रमुख रहे बहादुर सिंह फरत्याल जी हैं, छात्र संघ अध्यक्ष और आंदोलनकारी रहे महक मंदिर एक, और साथ में सुधीर शाह जी, जो आंदोलनकारी होने के साथ कुछ समय पूर्व तक जो जिला बाल कल्याण परिषद के भी अध्यक्ष थे, और एक और आंदोलनकारी जो सेनानी, सीधे इस राज्य से नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संगठन से जुड़े हैं, महेश चौड़ाकोटी जी हैं। तो सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बोरा जी, आपसे, प्रदेश सरकार ने अभी 18 अगस्त को जो कानून पास हुआ है, जिसमें गवर्नर के दस्तखत के बाद 10% क्षति जा सकती है, ये कितना ज़रूरी था, और इससे राज्य के स्वरूप में या राज्य आंदोलनकारियों की जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी है? इससे पहले भी जब सरकार का गठन हुआ था, उस समय भी 10% क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ मिला था, तो बीच में किसी कारणों से इसे हटा दिया गया था। और अभी आने वाले समय में जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसमें बहुत स्वागत योग्य है, जिसमें आरक्षण जो है बेटे को, बेटी को और इवन जो बहू को भी उसमें उसका हक दिया गया है, बहुत स्वागत योग्य है, और आने वाले समय में ये जारी रहना चाहिए। और जो हमने जो आंदोलन किया था, उत्तराखंड आंदोलन की जो रूपरेखा थी, आज तो 24 साल जो हो गए हम लोगों को, तो उसमें अभी पूरे तरीके से जो है उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड नहीं बन पाया, क्योंकि हमारे जो सपनों का उत्तराखंड था, उसमें हम लोग चाह रहे थे कि हर घर से, क्योंकि हमारा जो है बेसिक जो है, हम लोग आर्मी से, हमारा परिवार जो है, जितने भी हमारे उत्तराखंड में परिवार है, हर परिवार से एक आर्मी में पहले जो है सुविधा मिलती थी,
लेकिन आज आने वाले समय में बेरोजगारी इतनी हद हो गई है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं सारे पलायन कर चुके हैं, जो बाहर जो है कई संस्थानों में, कंपनियों में और होटल्स में बाहर वो पलायन कर गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का सर्जन जो हुआ है उसमें उनको पलायन रोकते हुए यहीं पर उनको रोजगार मुहैया करा जाए, और सरकारी नौकरी जो है, जो रिक्त पद हैं, उनमें जो सरकार से हम आग्रह भी करेंगे कि रिक्त पद जो भी हैं उनको भरा जाए। और जैसे पहले कई पदों को जो है मृत घोषित कर दिया गया है, जैसे कई 4th क्लास और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, तो उसके बजाय उनको जो है रेगुलाइज किया जाए और नई जो है नियुक्तियाँ प्रदान की जाए। सरकार से हमारा यही आग्रह है। और नए उत्तराखंड सृजन के लिए हम चाह रहे हैं कि काफ़ी कुछ करने की अभी आवश्यकता है। हमारी जल जंगल जमीन का भी हक हमें नहीं मिल पाया है अभी तक, क्योंकि हमारा व्यक्ति आज एक घर लगाता है तो उसको पेड़ के लिए कई प्लेस में, उसको जहाँ डिपो में जाना पड़ता है, उसको हक हकूक भी अभी नहीं मिल पाया। जो हमारे आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे हमारे बड़े लीडर्स हैं, असेंबली में बैठे हमारे लोग, उनको बात रखनी चाहिए हमारे उत्तराखंड के बारे में। और हमारे जो युवा जो वर्ग है वो पलायन को रोकने के लिए, और हमारे जितने भी कई गाँव के लोग जो है मैदानी क्षेत्र में पलायन करते हैं अपने रोजगार के लिए, ये देवभूमि उत्तराखंड ऐसा बनना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति जो है अपना यहाँ पर रोजगार सृजन कर सके। पटियाल साहब, आंदोलनकारियों ने लंबी लड़ाई लड़ी राज्य आंदोलन की, तो उसके बाद वो जो लड़ाई आरक्षण से थी और आरक्षण मिलने के बाद ये लड़ाई किस रूप में जाएगी? 24 साल पूरे हो चुके उत्तराखंड में, क्या मतलब रोड मैप होना चाहिए विकास का, और क्या आरक्षण की जरूरत और आरक्षण का औचित्य कितना है? क्या आरक्षण ही पर्याप्त है या इसके अलावा भी कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तराखंड राज्य काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया, और प्रथम चुनी हुई सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भागीदार, जो अगली पंक्ति में जिन्होंने आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी, क्योंकि उत्तराखंड एक लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। जो युवा उस समय उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपनी जवानी को इस राज्य के गठन में लगाई, पर सरकार ने युवाओं की पीड़ा को देखकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को आरक्षण की व्यवस्था की। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस आरक्षण में को रोक लगा दी थी। मैं धन्यवाद दूंगा इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि उन्होंने एक सब कमेटी का गठन कर और इसके सभी पहलुओं में सभी लोगों से, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से सुझाव लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसको उत्तराखंड की विधानसभा की कैबिनेट में पास करके राजभवन में भेजा, और सोमवार को राजभवन में राज्यपाल महोदय के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की, और एक शासनादेश ये उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है कि उत्तराखंड राज्य के सभी जो भी भर्तियां निकलेंगी, सभी में 10% आरक्षण का लाभ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अहम निर्णय उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के पक्ष में रखा, क्योंकि उन्होंने, अगर वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेते, कई लोग ऐसे थे कि जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा दी जा रही है, और उनके आश्रितों को अगर नौकरी करना चाहे तो उनको नौकरी मिलेगी। अगर राज्य आंदोलनकारी भी नौकरी करना चाहता है तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक विकास की बात है, उत्तराखंड धीरे धीरे अपने विकास की ओर बढ़ रहा है। पहले जनपद चंपावत का निर्माण हुआ था, यहाँ पर तहसीलें कम थी, 4-5 एसडीएम कोर्ट खुले। आपके टनकपुर में एसडीएम कोर्ट का निर्माण हुआ, लोहागा चंपावत में एसडीएम कोर्ट का निर्माण हुआ, पार्टी में एसडीएम कोर्ट का निर्माण हुआ, तहसीलों का निर्माण हुआ, कई इंटर कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले। ये एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है कि इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है। पटियाल साहब उन लोगों में हैं जिन लोगों को, चूंकि चंपावत जिले में 39 लोगों को सरकारी नौकरी मिली और 8 लोगों ने नौकरी छोड़ी, और जिन 8 लोगों ने नौकरी छोड़ी उनमें से एक आप भी थे। तो मनदीप जी, आपने राज्य आंदोलन की लड़ाई जिस समय लड़ी, आप उसमें युवा थे, छात्र राजनीति करते थे,
उस समय उत्तर प्रदेश का दौर और आज 24 साल बाद के उत्तराखंड का दौर, और इस बीच आरक्षण से आरक्षण तक का सफर कितना जरूरी है और कितना इसका लाभ इस प्रदेश की भावना को मिलेगा, प्रदेश के आंदोलनकारी जो एक जिनके संघर्ष के बदौलत ये राज्य मिला, तो उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पर कैसा असर पड़ेगा? जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण के विरोध में हमारा आंदोलन उग्र हुआ था। जो जिस समय हम छात्र राजनीति में थे, वो आंदोलन की रूपरेखा उससे पहले तक होता था, आंदोलन हुआ था, उग्र भी हुए थे, लेकिन जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी, जिसमें जो है हमारे तत्कालीन मुझसे पिथौरागढ़ के छात्र संघ में निर्मल पंडित स्वयं उस समय मुख्यमंत्री का बोर्ड ला के चलते थे, तो एक एग्रेसिव जो आंदोलन में आया था, तो वो आरक्षण के विरोध में आया। अब आज की तारीख में वो हमें आरक्षण दिया जा रहा है, तो अब हम आरक्षण के समर्थन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि एक सम्मान दिया जा रहा है सरकार है, तो उसको उस हिसाब से लेना उचित रहेगा। आरक्षण के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसको हम केवल सम्मान की तरह लेते हैं। पलायन को रोकने के लिए बात होती थी, जल जंगल जमीन की बात होती, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी। अब आपके मंच के द्वारा मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ कि जो पलायन रोकने के लिए एक काम ये हो सकता है कि हम पहले तो एक हमारी राजधानी, स्थायी राजधानी का गठन पहाड़ में करें, जो गैरसैंण है, जो मध्य बिंदु में है, और आंदोलनकारियों की जन भावना भी थी, उस समय जन भावना भी थी, चंद्रनगर करके जो है राजधानी पहाड़ में स्थापित हो। दूसरा, छोटी इकाइयाँ, जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, छोटी प्रशासनिक, अब जैसे हम चंपावत का उदाहरण लें, चंपावत जिला बनने से पहले की स्थिति और जिला बनने के बाद की स्थिति में आपको लगेगा कि हम यहाँ पर पलायन रोक रहे हैं। अगर चंपावत जिला नहीं बनता, जिला मुख्यालय ही नहीं बनता, तो मेरे ख्याल से ये पलायन जो है, हम जो ये चंपावत में जो बसासत हो रही है, ये पलायन और आगे खिसक जाता है। ये छोटी इकाई की वजह से पार्टी में तहसील बनी है, तो पार्टी में लोग रुक रहे हैं। ठीक है, हाँ, गाँव से हट रहा है, लेकिन वो पहाड़ कम से कम छोड़ने के चांस कुछ प्रतिशत बच रहे हैं कि भाई वो आदमी पहाड़ में ही रह जाएगा। पलायन को रोकने के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाए, ताकि हम और प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं, इनकी ये जनसंख्या का भी बैलेंस बने रहेगा। नहीं तो अभी की स्थिति है, ये 10-15 साल बाद मेरे ख्याल से पहाड़ों में जो है 10-11 विधानसभाएं रहती हैं और जो है 60 विधानसभाएं जाती हैं आपकी तराई। सर जी, जो आरक्षण का पहली सरकार ने, उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान के रूप में नौकरी दी, पेंशन की व्यवस्था भी थी उस समय, लिमिटेड, मतलब जो जेल गए लोगों को पेंशन की सुविधा थी। उसके बाद मामला आरक्षण तक आया, तो आरक्षण, नौकरी से आरक्षण तक का सफर तो ठीक है, लेकिन क्या सरकारी नौकरियां इतनी हैं? प्राइवेट क्षेत्र में तो आरक्षण लागू नहीं होगा, तो इसको जो सरकार की मंशा, राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो भावना है, इन दोनों के बीच कैसे आप तालमेल देखते हैं? आरक्षण और राज्य बनाओ आंदोलन तथा यहाँ विकास के मुद्दे पर इसके कई आयाम हैं। सबसे पहले, चूँकि आज ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया है सरकारी नौकरियों में। इसके लिए मैं सर्वप्रथम राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आंदोलनकारियों की इस लंबी मांग को पूरा किया। किंतु ये आंदोलनकारियों को केवल आरक्षण देने का जो निर्णय है, इससे आंदोलनकारियों को एक, जैसा कि हमारे छोटे भाई मनदीप ढेर जी ने कहा, कि एक सम्मान सूचक है ये हमारा राज्य आंदोलन की जो बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उसमें ये हमने नहीं कहा था कि हमें आरक्षण दो करके। तो एक ये जो निर्णय लिया गया है, ये एक राज्य आंदोलनकारियों की मांग को पूरा करते हुए उनको सम्मान देने का कार्य किया गया है। सभी लोग जानते हैं कि अब सरकारी नौकरी ही कितनी है, कितना क्या फ़र्क पड़ेगा, यह एक अलग बात है। जिस लक्ष्य को लेकर के राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, वह बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में था। हालांकि उत्तराखंड एक गरीब स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो जल संपदा है, जो वन संपदा है, और जो यहाँ का युवा वर्ग है, युवा मास है, जो कि पूरे भारतवर्ष में अपनी ईमानदारी
और अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है। और जब भी पूरे देश में यहाँ का बच्चा कोई भी नौकरी के लिए जाता है या पढ़ाई के लिए जाता है या किसी मकान मालिक के पास कमरे के लिए जाता है, तो एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत सकारात्मक रूप से लिया जाता है कि पहाड़ का बंदा है तो ये अच्छा ही होगा करके। तो ये जो लड़ाई थी ये एक विकास की लड़ाई थी। और दूसरी चीज़ एक पहचान की लड़ाई थी। जो राज्य आंदोलन की लड़ाई थी एक पहचान की लड़ाई थी कि हमारा अपना स्टेट हो, हमारे लोगों को उत्तराखंडी नाम से जाना जाए। क्योंकि मैं भी उन दिनों जब मैं 94 से पहले बाहर पढ़ता था तो हम लोगों को वहाँ पर जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे तो हमसे कहते कहाँ के हो, तो हम कहते थे हम पहाड़ के हैं। तो वो कहते थे शायद ये नेपाली मूल के हैं। हमको मतलब इंडिया का भी नहीं समझते थे वो नेपाली मूल का। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई के मूल में जो एक चीज़ थी, जो फैक्ट था, वो एक पहचान की लड़ाई भी थी कि अपना स्टेट होगा तो हमारी एक पहचान होगी कि हम उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के नाम से नहीं तो केवल देहरादून और नैनीताल को ही जानते थे बाकी देश में। तो ये उद्देश्य 9 नवंबर 2002 को जब ये राज्य बना तो हम लोगों को लगा कि अब हमारी पहचान होगी कि हम उत्तराखंड के नाम से जाना जाएंगे, उत्तराखंड के निवासी होंगे और हमारी सरकार होगी। और हम लोग जो भी पैसा यहाँ से जो राज्य से अर्जित होगा, जो केंद्र से मिलेगा, उससे यहाँ के विकास के कार्य होंगे। क्योंकि विकास का काम सबसे ऊपर था। मतलब दो चीज़ें थी, विकास की लड़ाई, विकास के लिए और एक पहचान के लिए। इन दो मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसमें मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ हासिल हुआ है। सभी लोग लगे हैं कि राज्य का विकास हो, मगर विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए लड़ाई अभी जारी है, विकास की लड़ाई, और हमें तमाम कमियां दिखाई देती हैं। उसके लिए केवल सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के जनमानस को भी उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और अपने अपने ड्यूटी को करना पड़ेगा। तभी मिल करके अच्छे उत्तराखंड का निर्माण होगा। राज्य आरक्षण के लिए पढ़ाई फिर भी चाहिए, पढ़ाई के बस रहते नहीं चाहिए, पढ़ाई के लिए विद्यालय चाहिए। डिग्री कॉलेज की संख्या उत्तराखंड बनने के बाद बढ़ी है। उस समय 2 थे, अब बढ़ के ये 7 तक पहुँचे। लेकिन जो इन कॉलेजेस की गुणवत्ता है, उनके जो विषय हैं, आज की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में आज की जो रोजगार की जो नई व्यवस्थाएं हो रही हैं, प्राइवेट क्षेत्र के रोजगार हैं, तो इन व्यावसायिक जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन की जो कमी है, इसको उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर चंपावत सहित बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिले हैं, इनमें कैसे दूर किया जाना चाहिए? हमारे यहाँ जो है डिग्री कॉलेज है और ये इंटर कॉलेज भी है काफ़ी। तो उसमें जो है हमारा जो हायर एजुकेशन है, और तो दूसरा हमारा जैसे अभी हमारा जो चंपावत में ITI है, खेती खान में ITI है, टिकाली चौड़ में हमारे कई ITIs हैं, हमारे टनकपुर में, लेकिन कि इनमें ट्रेड्स नहीं है। जो हमारा इतना भी करोड़ों रुपए के बजट से हमारी बिल्डिंगें खड़ी हैं यहाँ पर ITI की, चंपावत में एग्जाम्पल आप लीजिए, अन्य जगह जो है बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन उनमें ट्रेड्स वही हैं पुराने। माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि हमको यहाँ पर ट्रेड उपलब्ध कराई जाए, टनकपुर में ट्रेड उपलब्ध कराई जाए, खेती खान में उपलब्ध कराई जाए। तो हमको टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। हायर एजुकेशन तो हमारे बच्चे कर ही रहे हैं, जिसमें हमारे PhD भी कर रहे हैं लोग। अभी हमारा ये सोवन सिंह जी ने जो हमारा कैंपस हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री की देन है। उन्होंने काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक कदम हमारे चंपावत के लिए उठाया, और कई बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे रोपवे कई जगह बन रहे हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी लगे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसा ही विकास होगा तो काफ़ी अच्छा, और उन्हें सब पूरे स्टेट में ही देख रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमको टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। जैसे पॉलिटेक्निक्स हमारे हैं, उसमें भी हमारे पास ट्रेड नहीं है। अभी लोहागढ़ सबसे बड़ा पुराना हमारा पॉलिटेक्निक है, टनकपुर में पॉलिटेक्निक है हमारा, चंपावत में पॉलिटेक्निक है, लेकिन ट्रेड्स हमारे पास नहीं है। और हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दिक्कत है कि वहाँ नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही, शिक्षक हमारे पास नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी जो उनको पूर्ण रूप से इसको जो कॉलेज में और इनमें जो संख्या के हिसाब से उनमें स्ट्रेंथ और शिक्षकों का जो है, और जो हमारे एप्टीग्रेड्स के हैं या PGTs हैं या हमारे डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह हैं, उनकी नियुक्ति प्रदान करें इसमें, ताकि हमारे बच्चे जो है एजुकेशन पूरा प्राप्त कर सकें। और मेडिकल की साइड से भी अभी अच्छा प्रोग्रेस किया चंपावत में, डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन
बट हमारी जैसे चंपावत वो कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जिला चिकित्सालय है टनकपुर में है, ये रेफर सेंटर बन गए। अभी कई इसमें दिक्कत आ रही है, डॉक्टर्स टिक नहीं पा रहे, तो डॉक्टर के साथ भी एक बॉन्ड होना चाहिए कि भाई इतने साल आपने भी करना ही करना। स्कूल है और बहुत अच्छी सुविधाएं हमें मिल रही हैं यहाँ पर, कई मशीनरी और कई इक्विपमेंट्स यहाँ पर हॉस्पिटल में आ चुके हैं और अच्छी प्रोग्रेस हो रही है पूरे जिले में। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जिलों को ही देख रहे हैं, वो फिर पूरे जिलों को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर हायर एजुकेशन में जो है हम लोगों को पूरी हमें फैसिलिटीज़ दी है। फतेहान साहब, आप राज्य बनने के बाद चंपावत ब्लॉक के पहले ब्लॉक प्रमुख रहे। ग्रामीण विकास का आपको खासा तजुर्बा है, तो ग्रामीण विकास कैसे हो, पलायन कैसे रुकेगी? जब तक गाँव से पलायन नहीं रुकेगा तो शहरों पर जो लोड पड़ रहा है, शहरों की जो आधारभूत सुविधाओं कम पड़ रही है, तो गांव में लोग रुके, खेती बाड़ी हो, बागवानी हो, पशुपालन का काम हो, तो ये सब चीज़ें जो उत्तराखंड राज्य की उम्मीदें भी थी कि अपनी माटी अपना गांव बचे, तो इसके लिए क्या दृष्टिकोण आपका? उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकार की मंशा थी कि जो है हम विकास कार्यों को उस ग्रामीण अंचल तक पहुंचाए कि जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है। इसी मंशा के साथ इस राज्य का गठन हुआ और इस जनपद का भी निर्माण हुआ। लेकिन हमने पाया कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या वो हमेशा कम होते जा रही है, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने जो है कई ठोस कदम उठाए। बड़े दूरस्थ क्षेत्र में पहले डाडा ककनी 50-52 किलोमीटर पैदल था, अब रोड वहाँ पर पहुँच गई है। आपके तरकुली रियासी बमनगांव में रोड पहुँच गई है, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है। तो पलायन रोकने के लिए क्या है कि पहाड़ों में एक बंदर और सुअरों का आतंक था, अब उसको कम करने के लिए सरकार ने ठोस रणनीति बनानी चाहिए। दूसरा, पहाड़ों में बढ़िया कॉलेज होने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हम चाहते हैं कि आज जनपद में हो, और IIM कॉलेज जो एक महत्वपूर्ण आज के समय में जो कि विद्यार्थियों की मांग है कि हम उसके द्वारा वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करें, वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड राज्य में काशीपुर में एक IIM है, हम चाह रहे हैं कि हिल्स में पहाड़ी क्षेत्र में हो, तो बाहर के भी बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे, विदेश के भी बच्चे पढ़ने आएंगे, तो उससे कुछ जो है नई टेक्निक भी सीखेंगे। जो बाहर के लोग पढ़ने आएंगे, बच्चे पढ़ने आएंगे, तो कि भाई हम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो है नई नई टेक्निक की शिक्षा हो रही है, जो कि आने वाले लंबे समय तक जो है हम इस पहाड़ में डेवलप नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस प्रकार से कॉलेज नहीं करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़िया जो प्राइमरी स्कूल हमारे हैं, बहुत सारे बंद होने के कगार में है, वहाँ पर अच्छे टीचरों की व्यवस्था करके और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अगर हम उनको शिक्षा प्रदान करेंगे तो ज़रूर ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रुकेगा और गांव का भी विकास होगा। और इन नए शहर को भी सरकार से हम मांग करते हैं कि पहाड़ों में एक नया शहर डेवलप किया जाए। यहाँ बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ नया शहर डेवलप हो सकता है। तो अगर नया शहर डेवलप होगा तो क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ के लोग जो है उस शहर के नज़दीक अपना घर बसाएंगे, तो हम पहाड़ में ही जो है वो लोग स्थापित रहेंगे। दीप जी, उत्तराखंड में जो उम्मीदें थी कि औद्योगिक विकास होगा जब अपना राज्य बनेगा, सिडकुल बना, उधम सिंह नगर में बना, हरिद्वार में बना या डिंगलगढ़ में, तो चंपावत जिले में मिनी मतलब सिडकुल की इकाई बनाने की कई साल पहले घोषणा हुई 2017 में। तो अब चंपावत औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा है और बिना उद्योगों के विकास के, रोजगार के नए अवसर नहीं मिलेंगे। तो पहाड़ों में कैसे रोजगार हो? पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट फैक्ट्री थी, चंपावत में रोजन फैक्ट्री थी जो बंद हो गई है, ये अपने राज्य बनने के बाद बंद हुई। तो क्या नए छोटे उद्योग हों लेकिन रोजगार ओरिएंटेड हों और जो स्थानीय जो रॉ मटेरियल मुहैया हो उसके मुताबिक हो, चीर उसमें एक है, तो कैसे इन औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाना चाहिए? जो हमारे राज्य बनते समय हमें जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसकी जो सुविधाओं का, उसकी जो छूट वगैरह जो भी थी टैक्स वगैरह में, जो उसका जितना फ़ायदा होता था हमारे 3 जिलों में डिवाइड हो गया, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। और उसके अलावा जो हम पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक उदाहरण था हम हिमाचल का, यहाँ पर प्योर पर्वतीय राज्य है, पूर्ण पर्वतीय राज्य है, वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ भी चल
वहाँ पर तो औद्योगिक विकास जो है वो भी हो रहा है, बागवानी भी हो रही है, सब चीज़ हो रही है। तो हमको केवल कुछ नहीं करना था, अगर हम उसकी खाली कॉपी कर लेते, हिमाचल की कॉपी कर लेते कि हाँ हमारे हक हकूक़ कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमें विकास में किस तरह से किस लाइन में हमें जाना चाहिए होगा, उसकी बजाय हमारे जो नेताओं ने जो दिशा पकड़ी केवल तराई भावर को फोकस किया, उसकी वजह से जो हमारे पहाड़ का जो दर्द है, पहले पहाड़ी राज्य के हिसाब से हिमाचल को कॉपी करते, पहला भू कानून लाते, मूल निवास लाते, जो हम अपने हक हकूक़ों को अगर बचाने के लिए। अब आज क्या हुआ है, आज की तारीख में आप कई उदाहरण आए हैं, 5 साल में 7 साल में स्थायी निवास बन जा रहा है, पैसे देके स्थायी निवास बना रहे हैं। हमारा यूपी बिहार का आदमी जो है उत्तराखंड में नौकरी कर रहा है। अभी पहले दिन एम्स का आया था, 700-800 पद मेरे ख्याल से राजस्थान के लोग भरे गए हैं। अब हमारे ही लोग तो होंगे जो सरकार में बैठे होंगे, जिन्होंने इस चीज़ को लागू कराया होगा। मूल निवास और ये अगर गांव में रोकना है, पलायन रोकना है, भू कानून, चकबंदी जो है, बगैर चकबंदी के गांव में आप नहीं रोक सकते। जब तक चकबंदी नहीं होगी तब तक गांव का विकास, गांव का पलायन नहीं रुकेगा। चकबंदी होने के बाद पलायन भी होगा तो आदमी जो है टच में रहेगा। ठीक है, मैं चंपावत रहता हूँ, मेरा गांव पड़ता है, मैं अपने गांव चले जाऊँगा, भाई हफ्ते में चले जाऊँगा। अगर मेरे पास 20 नाली का चेक होगा उसमें मैं जाऊँगा, इंटरेस्ट लूँगा। उद्योग लगाने के लिए आदमी कहता है पहाड़ में क्यों नहीं लग सकते हैं। हिमाचल की तरह हमारे क्या कहते हैं ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। यहाँ पे माल्टा, सेब, नाशपाती, अगर इनका जो है कंजम्पशन यहीं हो जाएगा तो यहाँ से हमें राजस्व भी प्राप्त होगा। अगर हम लिकर बनाएंगे तो राजस्व भी प्राप्त होगा और रोजगार भी प्राप्त होगा। पलायन की स्थिति को जो है बहुत हद तक रोका भी जा सकेगा। सर जी, 18 अगस्त को मुख्यमंत्री जी अमोड़ी आए थे। उन्होंने भाषण के दौरान एक बात कही थी कि टनकपुर से सुकीडांग के बीच जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो बहुत जगह नहीं है। चंपावत जिले में या उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ये स्थिति बहुत सारे हिस्सों में है। हमारे वहाँ जो कनेक्टिविटी की जो दिक्कत है, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी की हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की हो, रोड को लेकर ऑल वेदर सड़क बनी है, लेकिन परिवहन निगम की बसें, जो सरकारी परिवहन सुविधा की संभावनाएं हैं वो लगातार कम होती जा रही है। मोबाइल नेटवर्किंग की स्थिति बहुत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में वो कम है। उसका नुकसान ऑनलाइन जो लाभ लोग ले सकते हैं, पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन सुविधाएं जो होती हैं, जो डिजिटल सिस्टम की सुविधा है, ये चीज़ें दूर हो रही हैं। और बैंकिंग का जो फैसिलिटीज़ है उन इलाकों में ATM काम नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को, परिवहन और संचार को कैसे अपग्रेड किया जाना चाहिए उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में। वास्तव में दो ये जो समस्याएं हैं परिवहन की और संचार की, ये अब किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी ग्रामवासी के लिए मूलभूत ज़रूरतें बन चुकी हैं। बिना संचार के आजकल एक दिन भी अगर हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं होता है तो हम अपने को अपंग समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस कारण से इसको सरकार की प्रायोरिटी में ये होना चाहिए कि संचार सेवा सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलती रहे। और इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनको जहाँ मुनाफा होता है ये वहीं काम करते हैं। जहाँ सघन बस्ती होती है, जैसे प्लेन्स एरियाज़ में, वहाँ पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वहाँ से इन्हें मुनाफा होता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनको शायद इतना फ़ायदा नहीं होता है। इस कारण ये वहाँ उतना इनका संचार तंत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप नहीं किया है। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में परेशानी होती है। और जो पलायन की समस्या है पहाड़ से, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि संचार आज मूलभूत ज़रूरत बन चुकी है। और जब यह सुविधा ग्रामीणों को अपने ग्राम में नहीं मिलती तो इस कारण से भी वो पलायन करते हैं। तो जो पलायन के कई कारण हैं, उनमें भी एक संचार सेवा का ठीक से काम करना बहुत ज़रूरत की चीज़ बन गई है। और दूसरा जो सड़क की समस्या है, ये मैं कहूँगा कि ये सरकार की एक नाकामी इसे कहा जाएगा कि ऑल वेदर रोड जो लगभग 10 साल हो गए हैं और 3 साल 4 साल में इसको बनना था, उसके बाद बन भी गई, लेकिन उसके बाद भी ये नाम की ही ऑल वेदर रोड है। जबकि यहाँ बरसात के समय में पूरे 2-3 महीने लगातार यात्रियों की बड़ी फजीहत होती है। नाम की ऑल वेदर रोड है, इसमें बहुत गाड़ी वालों को परेशानी है,
और उसके ऊपर से कभी भी खतरा बना रहता है, कभी ऊपर से पत्थर आ सकता है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि ऑल वेदर रोड जो केवल नाम की न हो, काम में भी और वास्तव में जो ये ऑल वेदर रोड की तरह काम करे। आरक्षण बेशक एक ऐसा उपाय है, एक कदम राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों के सपने इससे आगे के हैं। विकास को लेकर 24 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है। चंपावत एक तहसील से बढ़कर 5 तहसीलें और 2 उप तहसील तक पहुंच गया। डिग्री कॉलेज की संख्या जो 2 थी वो बढ़ के 7 तक पहुंच गई। इसी तरह जो राजकीय पॉलिटेक्निक थे वो सिर्फ 1 था उत्तराखंड बनने से पहले, वो संख्या 3 हुई है। अस्पतालों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये विस्तार गुणवत्ता युक्त भी हो, ये विस्तार रोजगार देने की संभावनाओं को भी बढ़ाए, ये विस्तार इलाज देने की संभावनाओं को भी बढ़ाए। इस जिले के अस्पताल केवल रेफरल केंद्र के रूप में न विकसित हो, सड़कों का विस्तार हो तो सड़कें बरसातों में थोड़ी सी बारिश में बंद ना हो, ऑल वेदर है तो वो रात में चलने लायक स्थिति भी पैदा करे। परिवहन निगम की जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश के दौर में मिलती थी वो उत्तराखंड के दौर में अमूमन नदारद है। इन तमाम चीज़ों को कि शिक्षा यानी कि जो पढ़ाई की व्यवस्था, कमाई की व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था, यानी कि रोजगार से लेकर सस्ता इलाज, सुलभ इलाज, यहाँ के जो पर्वतीय लोगों को मैदान और दूसरे राज्यों में इलाज के लिए ना जाना पड़े। अगर ये होगा तभी जो आंदोलनकारियों की भावना है आरक्षण के साथ साथ इस प्रदेश के समग्र विकास की, वो पूरी हो सकेगी।